ओ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? क्या टॉपिक पढ़ा था? मैम चक्रास के बारे में पढ़ा था। यस। कितने चक्र होते हैं? कितने चक्र? मैसेज टाइप करिए आप स्टार्टिंग से। चक्र की संख्या कितनी है आयुर्वेद के अनुसार? नाम भी टाइप कर दीजिए। नीरज मंडलोई जी, माइक ऑन करिए या चक्र के नाम बताइए। जी मैम। आपने चक्र की संख्या कितनी टाइप करी है? मैम 9 करी है। आप इससे पिछली क्लास में थे? नहीं मैम, नहीं था। कोई बात नहीं। आयुर्वेद के अनुसार अष्ट चक्र की बात करी गई है। ओके, ठीक है मैम। आपको चक्र के नाम याद हैं? मैम कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं याद है। तो सब सेम ही है, आप लोग एक में सुन लीजिएगा। जिनको याद है वो बता दीजिए। सोनिया साजी, माइक ऑन करिए और चक्र के नाम बताइए। जी अच्छा मैम, ये टोटल 8 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मन और सहस्त्रार। यस। इसको मानस चक्र बोला गया है। जो इसमें एक और ऐड करा हो गया ना, जिसको आपने सुना भी होगा नीरज जी, बिंदु चक्र करके बोला जाता है मुझे या मुझे लगा कि अलग से कुछ चक्र बताया मुझे, इसलिए मुझे लगा नहीं, कि वही याद था। चक्र है। इसमें अष्ट चक्र की बात करी गई है। एक मिनट मैम, आपने 7 चक्रास तो खैर मुझे पता है, लेकिन 8वें चक्र का क्या नाम था? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। सहस्त्रार चक्र। नहीं नहीं, नहीं, सहस्त्रार तो है, एक और मनस मानस चक्र मानस 7 चक्र है, चक्र। 7वां मनुष्य चक्र है। चक्र। हाँ जी, मनस मानस मनस चक्र चक्र। बोला गया है। आगे चक्र के ऊपर होता है मनस चक्र, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आगे चक्र के ऊपर। ओके। अब आप बताइए, आपको रस पढ़ाए गए थे, कितने प्रकार के रस मिलते हैं आयुर्वेद में? 6 रस। यस। माइक ऑफ करेंगे, नाम टाइप करेंगे। मनोज पाल जी ने बहुत शॉर्ट में टाइप कर दिया है। जयश्री जी, माइक ऑन करिए, बताइए नाम। मधुलावन अम्ल कटु तिक्त कषाय। यस। अब आपको बताना है, आपको रस और पंचमहाभूत का संबंध पढ़ाया गया था। आप बताइए, अम्ल जो सेकंड नंबर का रस होता है, उसमें कौन कौन से महाभूत आते हैं? मैंने बताना है तेज और रस, नहीं, तेज और जल। जी निगम जी, बराबर है। अग्नि और जल अम्ल में। हाँ, नहीं नहीं, अग्नि और जल नहीं, पृथ्वी और जल, पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों है। ठीक। उसके बाद आप बताइए, तिक्त, तिक्त जो रस है, उसमें कौन कौन से महाभूत आते हैं? ये सोनिया साजी ने आकाश लिखा है, और दूसरा कौन सा होगा? वातोर आकाश जी। अब आपको बताना है रस और दोष। जो हमारा मधुर रस होता है, उसमें किस, ये तो चलो आप याद हो गया था ना, मैंने आपको बताया था कौन सा रस को किसकी वृद्धि करता है, ये याद होगा। चलो आप बताइए।
जो हमारे पहले 3 रस है, मधु, अम्ल और लवण, ये किस चीज की वृद्धि करते हैं? कौन से दोष की वृद्धि करेंगे? कफ। और किसको कम करते हैं ये? जो शुरू के 3 दोष है वो कफ और पित्त का करेंगे ना मैम, वृद्धि होगी ना। जैसे अम्ल और लवण में पित्त और कफ की वृद्धि होगी, लवण में कफ और पित्त की होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आपको अभी कल ही पढ़ाया था ना ये, एक बार वैसे रिवीजन कराना भी है इसका। तो ये इसका जो पहला रस होता है हमारा मधुर जो होता है, वो तो कफ की वृद्धि करे, सॉरी, कफ की वृद्धि करता है। और अम्ल जो होता है वो दोनों की करता है, पित्त की भी और कफ की भी और लवण भी। ये बोलना चाह रहे हो ना नीरज जी आप? जी जी, दोनों की करता है वो। वही है, मैं वही बता रही थी आपको। चलिए आगे कुछ और, चलिए वापस हम क्लास पे चलते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, मैंने आपको द्रव्य पढ़ाए थे, द्रव्यों के गुण पढ़ाए थे कल, बताया था नॉर्मली उनके बारे में 20, जो 10 जोड़ी के हिसाब से थे, वो कौन कौन याद करके आए? मैंने बोला था आपको याद करके आना है। याद करके आया कोई उनके नाम? नहीं हुए याद? जी अच्छा, मैम, याद हो गए हैं, कुछ कुछ याद है। मोनालिसा जी याद करके आई हैं। बताइए, आप नाम बताइए उनके। बताता हूँ मैम। हाँ जी, मैम मुझे बताना है। हाँ चलिए आप बता दीजिए। मैम गुरु गुरु। और लघु इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करके फिर है ना जो वो टेबल बनी हुई थी। गुरु में होता है मंद, फिर स्निग्ध, फिर शीत, और फिर वो मुझे एक समझ में नहीं आया, और ठोस, फिर कोमल, सूक्ष्म, स्थिर, और विशद जो मतलब चिपचिपा रहित रहित होता है ना वो। और लघु के अंदर इसी के मंद का तो हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, स्निग्ध का हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, और शीत का उष्ण हो जाएगा, और ठोस का द्रव्य हो जाएगा, और जो कोमल है उसका कठोर, और सूक्ष्म का स्थूल, और स्थिर का चल, और चल, विशद का ये भी मेरे को समझ में नहीं आया मैम, इसका क्या था तो आप बताना। खर होगा शायद, नहीं देख, एक बार उसको चलो देख लेंगे वापस। कुंज बिहारी जी आप देख के बताते हो क्या, जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई देख के बता रहा है? 1 घंटा लगा था याद करने में इनको। देख लो, कुंज बिहारी जी ने 1 सेकंड में मेहनत पे ऐसे पानी फेर दिया बोल के। ऐसा नहीं करना। यस, हम रस से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ये 6 रस बताए गए हैं, मधु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अब आपको बताया था इसमें जो मधु रस होता है हमारा, वो सबसे अधिक बल देने वाला होता है, और जो कसाय होता है वो सबसे कम बल देता है। हाँ, हम यहाँ थे रस पर, ये हमने देख लिया था। ये आपको बताया गया था किस रस में कौन सा महाभूत होता है, ये याद करना है। याद कर लिया सबने? हम याद कैसे करना है जी इसको, मैम। ट्रिक याद करने की कुछ? इसकी मैंने तो देखो अपनी साइड से कोई ट्रिक नहीं बनाई, अगर किसी ने बनाई हो तो बता दीजिए। नीरज जी ने बनाई होगी, बताइए नहीं नीरज जी। मैम, मैंने इसलिए तो पूछा आपसे, एक ट्रिक क्या है इसकी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, ये रसों में याद नहीं होते। हाँ ये तो होता है, जैसे मैंने ना इसमें से क्या किया था, एक दो को याद कर लिया था। जैसे लवण होता है तो उसमें क्या क्या आता है हमारा? जल। नमक को बोला जाता है ना खारा होता है, ऐसे करके। और मैम ये पानी भी छोड़ता है। हाँ तो ऐसे करके मैंने उसको याद कर, एक दो को मैंने उसमें याद कर लिया था। अब जब देखिए अम्ल जो होता है उसमें अग्नि तो आएगी ही आएगी, ठीक है? तो ऐसे छोटा छोटा मैंने इसको पूरा याद नहीं करा एक ट्रिक के साथ, पर छोटा जो भी मुझे याद हुआ वो मैंने ऐसे याद कर लिया था। या फिर उसको हम काउंटिंग के हिसाब से याद कर लेंगे, जैसे कटु, तिक्त, कसाय है, इनमें तीनों में वात आता है। और आकाश जो मैम है हमारा वो सिर्फ एक में ही आता है, तिक्त में। देखे? और जल भी, हम जल, जल हमारा 2 में है, लवण के साथ तो याद रहेगा ही रहेगा, वो आता है, मधुर के साथ भी आता है। ऐसे जैसे अग्नि भी 2 में है, हाँ जैसे अग्नि 3 में आती है। रुकिए एक 3 बार, में आती है। लवण को तो ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो पानी छोड़ता है, और एक अपन वो करते हैं ना, नजर वगैरह उतारते हैं तो वो आग के अंदर डालते हैं ना, हाँ जी, हाँ नमक और राई ऐसे कुछ करके, जी। तो वो ये मतलब उससे रिलेट अग्नि जो करके। आती है, अग्नि जो आती है इन तीनों में आती है, अम्ल, लवण और कटु, ठीक है?
अब इसके आगे देखिए, ये इधर से वात, ये इन तीनों में आता है। और आकाश हमारा सिर्फ एक में आता है। तिक्ष ऐसे इसको खाली। याद करते हैं। अब वो जो पीछे का था ये तो आपको याद करना ही है, चलो जो भी, बट ये है, इसको भी तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और मैंने कल इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी। मैम आज ही बता देना। अब देखिए एक एक करके याद करेंगे। स्टार्टिंग के पहले तीन जो होते हैं हमारे, ये तीनों क्या करते हैं, पित्त को भी छोड़ दीजिए आप लोग, पित्त को भूल जाइए। ये पहले तीन जो होते हैं ये कफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसका अपोजिट वात को ये कम कर देंगे, ठीक है। सेकंड नीचे आ जाते हैं, लास्ट के जो तीन हैं, ये तीनों वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम कर देंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ तक याद हो गया। यस मैम। ये हुआ। अब नॉर्मल सी चीज है, अब हम ऊपर से याद करेंगे इधर पित्त का। मधु जो होता है हमारा, ये तो याद रहने वाली बात है, सॉरी। मधुरस जो होता है हमारा वो पित्त को बढ़ाएगा ही नहीं है, ये हमें पता है। तो इसके बाद के दो, तीन और चार, ये क्या हो करते हैं, हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। और अब मधु जो है पित्त को बढ़ा नहीं रहा है, तो ये पित्त को कम करेगा। और बाकी बचे दो, ये हमारे पित्त को कम करते हैं। अब आगे रुके इसको, ये देखिए ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। एक दो तीन जो होता है पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन सा रस है? हम लवण। मधुर अम्ल लवण। यस। मधुर हम लवण। ये हमारे कफ को बढ़ाएगा। और कफ को कम कौन करेगा? 4 5 6। कषाय। अब पित्त का आता है, चलो पित्त को बाद में देखेंगे, पहले इसमें आ जाते हैं नीचे। वात को हमारे कौन बढ़ाएगा? 4 5 6। कटु कटु कम कौन तिक्त कषाय करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, ये इनके एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि भाई मधु स्टार्टिंग में आता है, मधु जो होता है पित्त को नहीं बढ़ाता, तो मधु को छोड़ देंगे, बाकी के तीन इसमें ले लेंगे। दो तीन चार, चार तक हमने लिया, पहला और पांचवा और छठा, ये हमारे पित्त को कम करने वाला होता है। ये बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादा आयुर्वेद में। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी जी मैम। मैम। इससे आगे चलते हैं, हो गया नीरज जी, आगे कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था, इसमें स्टार्टिंग की जो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होती है वो हमारे धातुओं में वृद्धि करती हैं। कटु तिक्ष कसाई, ये जो लास्ट की दो होती हैं, तीन होती हैं, ये हमारी धातुओं का क्षय करती हैं। बट इसमें कुछ पर्टिकुलर बताई गई हैं, जैसे तिक्त को बताया गया है और नीचे किसको बताया गया है, अम्ल को बताया गया है। इनको आप अलग से याद कर लेंगे। जनरल अगर पूछा जाए नॉर्मली तो यही बोला जाएगा, मधु अमल लवण जो होता है वो वृद्धि करते हैं, कटु तिक्त कसाई जो होते हैं वो क्षय करते हैं। बट अगर इन दोनों का अलग से पूछ लिया जाए तो उसको आप अलग से याद करेंगे। ये हमने कल पढ़ लिया था, सब आगे कर दीजिए आप, वो मेन बस वही बताना था वहीं से, ये भी हो गया था कल। एक मिनट नीचे कर दीजिए। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, विधेय और अविधेय में क्या बताया था मैंने? मैम विधेय यानी तो जलन करने वाले, जो पेट में जाके जलन करते हैं, और अविधेय मतलब जो जलन ना करें। यस, ठीक है, बताइए कौन से रस जो है जलन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, नाम पित्त बता दीजिए। पित्त बढ़ाता है, अम्ल लवण कटु, ये विदेह है जो जलन करने वाले हैं। हाँ जी, हमें बस ये ध्यान रखना है वही विधेय होंगे जो उनसे हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। पित्त को कौन कौन बढ़ाते हैं? अमल लवण और कटु, ठीक है। और अविधेय में कौन से आ जाएंगे जो पित्त को कम करते हैं? पित्त को कम कौन करता है? मधु तिक्त कसाई। मधुर तिक्त। याद कर दीजिए, ये सब पढ़ लिया था इसमें, नॉर्मल हमारे वैसी बातें लिखी हैं। ये रुक जाइए, इन पे रुक जाइए, जो द्रव्य लिखे हैं। ये द्रव्य अभी बताया नूरा निशा जी ने, उन्होंने याद कराया इनको, आपको भी इसी तरीके से याद करना है। ये 9 नंबर वाले को क्या पढ़ेंगे? मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है ये। लक्षण लिखा है क्या? संलक्षण है ना? हाँ, लक्षण ही लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है?
इनका मतलब अर्थ समझने के लिए। जैसे इधर तो ये खुरदुरा का तो रफ लिख रखा है। स्मूथ चिकना होना चाहिए था इसका, तो अगर होता तो ये क्या कुछ समझ में आ रहा है नीरज जी, क्या स्पेलिंग लिखी है ये? गमी लिखा है ये, सॉरी। हाँ वही ना, चिकना, चिकटा इसका होता मतलब है ना, वो चिक होता चिकटा। है, रफ में जो चिकटा। खरका होता है रफ, और इसका अपोजिट होना चाहिए चिकना। ठीक है। गम जैसा। ओके, समझ गए। चिपचिपा टाइप, ओके ओके। चलिए इसको। पिच्छल को बोलते हैं ना चिपचिपा तो। हेलो। हाँ जी। चिपचिपा तो पिच्छल को बोलेंगे ना, फिर सिलेक्शन को चिपचिपा कैसे बोलेंगे? सिलेक्शन को चिपचिपा नहीं बोला जा सकता, इसको चिकना बोला जा सकता है। जैसे खफ खर होता है रफ, और ये चिकना इसको बोला जा सकता है, इसका अपोजिट। ठीक। चलिए आगे कर दीजिए नीरज जी। इसको तो कुछ नहीं था, कर दीजिए इसको, आगे करिए। मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आई कि जो हाँ ये गुरु गुरु मतलब होता है हेवी, है ना, और हाँ। इसके अंदर ये बता रखा है 15 नंबर पे सूक्ष्म, है ना। तो ये मेरे को इसका ये सही नहीं लगा कि सूक्ष्म मतलब तो बिल्कुल मतलब ऐसे मान लो कि बिना वजन वाला सूक्ष्म का और बिल्कुल मतलब, छोटा सा। गुरु, गुरु का मतलब हो गया भारी, सूक्ष्म का मतलब हो गया हल्का। तो मैम ये फिर ये इसका जो अपोजिट दे रखा है स्थूल, स्थूल इधर गुरु में आना चाहिए ना, और ये सूक्ष्म उधर जाना चाहिए, लघु में जाना चाहिए। ये एक कहीं मिनट। गड़बड़ तो नहीं लिखा नहीं गया? मैं नहीं नहीं, नीरज जी हल्का से नीचे करिए उसको। मैं उसी टाइम जब आप बोल रही थी ना, मैं तभी देख रही थी उस चीज को ना। आप ना इसको ऐसे मत मानिए कि ये जो, हल्का सा नीचे करिए नीरज जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये फर्स्ट। वही वहीं पर ही जहाँ पे द्रव्य लिखे हैं, एक नंबर पे बस। यस, बस बस। अभी देखिए आपने क्या सोचा, नोरा जी, कि ये गुरु की लाइन चल रही है, ये लघु की लाइन चल रही है, आप ऐसे तो नहीं सोच रही है? जी मैम, मैंने तो यही सोचा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये आपको ऐसे नहीं चलना है, लाइन कोई नहीं चल रही है। गुरु के सामने लघु लिखा है। गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। मंद का ये तीक्ष्ण लिखा है, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखा है, ये कोई लाइन नहीं चल रही है। जब आप बोल रही थी ना, मैं उस टाइम ही सोच रही थी कि आपने ऐसा तो नहीं सोच लिया इनको। तो ये एक दूसरे का अपोजिट एक दूसरे के सामने लिखा है, ये कोई लाइन से ऐसे नहीं चल रहे हैं। ठीक है। जी मैम, चलिए आगे मैंने चल। गलत समझ लिया। हाँ नीरज जी, आगे जोन सी वो हमारी बनी है ना, मैं टेबल बनी। मैम ऐसे हाँ, बताया ना कि भाई नहीं जो आगे। मुख्य तो 20 हैं और जोड़े 10 हैं, तो हाँ मैंने तो यही आइडिया लगाया कि गुरु और लघु के जोड़े बने हुए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एक दूसरे का बोला था मैंने, कि एक दूसरे के अपोजिट में है, जोड़े में। चलिए हम लोग कल यहाँ पर आ गए थे। अब आपको यहाँ पर क्या याद करना है, ये जो हमारे दोस्त दिए गए हैं, वात पित्त कफ, इन तीनों का किस ऋतु में संचय होता है, किस में इनका प्रकोप होता है, और किस में इनकी समन होता है, ये आपको याद करना है। ये पूछा भी गया है और वह आपको बताया भी गया था। अब आप इसको देखिए स्टार्टिंग से। अगर आप इसको उसमें लिखेंगे ना अपनी कॉपी पे, तो आपको याद हो जाएगा ये इसी तरीके से। जैसे स्टार्टिंग में हमारा कफ आता है, हमारे पहले तो ऋतु याद कर लेंगे। ऋतु कैसे है हमारी, तीन तीन के हिसाब से, शिशिर बसंत ग्रीष्म। ठीक है, तीन ऋतु है। इन तीनों में, यानी कि फर्स्ट में जो कफ का संचय होता है, दूसरी में प्रकोप होएगा, तीसरी में उसका समन हो जाएगा। अब आपको कफ का समन कैसे याद रखना, आप सोचे कफ हमारा बढ़ा है, गर्मी की मात्रा में क्या होता है, कफ जो होता है वो पिघल जाता है, क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। आप इस तरीके से उसको याद रखेंगे। अगर कोई ऐसे याद नहीं रख सकता तो सिंपल इसी तरीके से रखेंगे, तीन तीन का पेयर उसको बना लेंगे, शिशिर बसंत ग्रीष्म। इनमें पहली में हमारा संचय होगा, दूसरी में प्रकोप होगा, तीसरी में समन हो जाएगा। ये एक खत्म हुआ, एक दोष। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा, वात को ले लेते हैं। अब वात देखिए, वात कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ग्रीष्म में हमारा जो कफ होता है उसका, वात का संचय होता है, वर्षा में उसका प्रकोप होता है, शरद में उसका समन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पित्त। नीचे करिए नीरज जी इसको। अच्छा ये पूरा ही खत्म हो गया।
हल्का सा ऊपर ही कर दीजिए। अब देखिए पित्त का हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्षा से। वर्षा से स्टार्ट होगा, वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा में हमारे पित्त का संचय होता है और शरद में उसका प्रकोप होता है और हेमंत में समन हो जाता है। दिख समझ में आ रहा होगा ना आपको कैसे 3-3 के पेयर्स में लिखे हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और बाकी कुछ चीजें मैम ऐसी हैं समन यानी कि नष्ट होना, समन, हाँ जी, और प्रकोप मीन्स बढ़ावा होता है एक टाइम पे। या बट मैम विंटर पे भी तो बात बढ़ता है ना, यहाँ पे उसका कोई मेंशन नहीं है, खाली वर्षा पे है, बट विंटर पे भी तो बात बढ़ता है। देखिए इसमें पर्टिकुलर उन ऋतु के बारे में आयुर्वेद में जो बताया गया है वही बताया गया है। बाकी तो नॉर्मली जिनको वात पित्त की प्रॉब्लम रहती है उनको बिना ऋतु के भी अगर वो कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं तो बढ़ जाता है उनका। पर पर्टिकुलर जिस ऋतु में उनका बताया गया है वो उसमें वो बढ़ता ही है। वैसे तो नॉर्मल हम लोग अगर जिसे किसी की कफ करती है, अगर वो कुछ ऐसा खा ले या कुछ भी कर ले तो हमारा कफ बढ़ जाएगा बिना ऋतु के भी। वो डिपेंड करेगा आपके आहार विहार के ऊपर, आप कैसा खाना खा रहे हैं कैसा नहीं, वो उस चीज के ऊपर। पर जिनका दोष नहीं बिगड़े हुए हैं, वो अपना आहार विहार अच्छा रख रहे हैं तो नहीं बढ़ेगा वो बिना ऋतु के। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे याद रखना है? मैम मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा है? नीरज जी आप ना मार्कर यूज करिए, एक बार मैं बोलती हूँ जैसे जैसे उसको ऐसे चलाइएगा, मुझे यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे, पहले तो उन्हें लाइन से याद कर लीजिए ऋतु को। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये याद हो गई आपको? अब आपको याद रखना है जो पहले 3 ऋतु को ले लेंगे। पहले 3 ऋतु में हम ये तीनों वर्ड याद कर लीजिए, संचय, संचय, प्रकोप और समन। पहली 3 ऋतु को लिखेंगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। एक में हमारे कफ का संचय हो गया, एक में प्रकोप हो गया, जाके तीसरे में उसका समन हो गया। फिर उसके बाद 3 आती है हमारी वर्षा, शरद और हेमंत। नहीं नहीं, इसको ऊपर से लेंगे, वात से स्टार्ट करेंगे, ग्रीष्म से स्टार्ट करिए। ऐसे आप ना नीरज जी ऐसे को बनाइए जैसे इनको तीनों को एक साथ दिखाते हैं ना, क्या बताऊं मैं आपको। मैं हाँ जी, जैसे शिशिर में संचय होगा कफ का, हाँ जी, तो जो वात और पित्त है उनका कहीं ना कहीं प्रकोप और समन तो उनका भी होगा ना हाँ शिशिर में जी। ही। क्या बोल रहे हो? एक तो बार वही मनोज सर फिर से रिपीट करिए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। मैम एक मिनट, हम्म, बोलिए। मैम एक मिनट अभी बताता हूँ। ओके, मैम अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था जैसे शिशिर ये ऋतु है और हाँ इसमें जी, संचय होगा कफ का, तो हाँ जी। इसमें प्रकोप या समन वात और पित्त का नहीं होगा क्या? देखो एक टाइम में जैसे आपको जिस जैसे एक तो मेन चीज काम करेगी आपके प्रकृति, आपका बॉडी टाइप, ठीक है, वो भी काम करता है। सेकंड चीज, जैसे इसमें पर्टिकुलर बताया गया कि शिशिर में आपका कफ का संचय होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका इसमें वात का प्रकोप हो रहा है या फिर पित्त का प्रकोप हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सम अवस्था में भी रह सकते हैं, बाकी कफ का संचय हो रहा है ये हो सकता है। पर्टिकुलर एक टाइम पे एक दोष जो होता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ मनोज पाल जी? नहीं मैम, समझ नहीं आ रहा है। अब पहले तो आप फर्स्ट तो इनको जिस ऋतु के हिसाब से ये दिया गया है, ये समझ में आया आपको मनोज पाल जी? जी मैम, जी आया। इसमें अगर और लेफ्ट कर दे, लाइट ना आए फिर फोन की चार्ज खत्म हो जाए। और किसी को इसमें कोई दिक्कत है? कौन सी ऋतु के हिसाब से बताया है? मैम मुझे भी नहीं आ रहा है समझ। मुझे आ रहा है ओ मैम तो बहुत समझ बड़ा में। काम हो गया। समझ आ यस रहा मैम। है? यस बताइए, चलिए आप ही क्या समझ में आया आप?
हेलो, हाँ हाँ मैम। बताइए। और मैं सही समझ रही हूँ कि नहीं ये भी बताइएगा ना मैम। हाँ, बोलिए आप। शिशिर मंथ में जैसे कि कफ बढ़ता है, फिर बसंत में है ना आते आते वो थोड़ा कम हो जाता है उसका प्रकोप। हाँ जी। फिर ग्रीष्म ऋतु आते आते कफ पूरा नष्ट हो जाता है शरीर में। ये तो आपने सही बोला, एक बार फिर से देखिए। संचय का मतलब होता है कि वो बढ़ नहीं रहा है, वो आपकी इकट्ठा एक होना। तरीके से बोल सकते हैं उस टाइम उसका असर वो दिखाई, उसका असर आपको फील नहीं होगा, जमा वो हो रहा जमा है। होता रहता है हमारे अच्छा शरीर या में। हाँ, जमा हो रहा है। आप एक मिनट इसको आपने ऐसे याद करिए, बहुत बार अचानक ऐसे होता है कि आपने कुछ खाया नहीं हुआ होता, फिर भी आपको कफ बन जाता है अचानक सडनली, तो सोचते मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो वो कैसे हो गया। और वो कई दिन तक रेगुलर, अगर किसी को कोई ऐसी खांसी हो जाती है तो वो कई 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 दिन तक लगातार बनी रहती है, तो वो कहाँ से बन रहा है कफ। वो वही कफ है जो आपका संचय हो चुका था, इकट्ठा हो गया है वो। फिर वो जब उसका ऋतु आई या फिर आपने कुछ ऐसा गलत खाना खा लिया, उसका प्रकोप बढ़ गया, तब वो उस रूप में बाहर आने लगता है। मैम हाँ जी। एक बात थोड़ा सा मुझे समझ आया, मैं बताऊं क्या, मुझे बताना हाँ, सही से आया क्या। बताओ बताओ। जैसे, हाँ हाँ, जैसे शिशिर हमारी ऋतु होती है ना, वो हाँ जी। ठंड का समय होता है, हाँ तो जी। उसमें संचय होगा हमारे कफ का, मतलब कफ हमारा इकट्ठा हो जाएगा, हाँ जी। राइट ना। जी और बिल्कुल। फिर हाँ, और फिर उसके बाद बसंत में जब हम लोग आएंगे हाँ तो जी। वही कफ क्या होगा, उसका प्रकोप होगा, वो ना बाहर आने लगेगा यस। बसंत ऋतु में, वही कफ जो इकट्ठा हुआ था शिशिर ऋतु में। जी। उसके बाद जो समन होगा उसी कफ का, हाँ वो जी। होगा ग्रीष्म ऋतु में, मतलब वो पिघल जाएगा गर्मी की वजह से, वही मैं और वो आपको, बाहर निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ ये चीज ना आप लोग अपने खुद के ऊपर अनुभव करके देखो। मैं आपको खुद का बताती हूँ, मेरी कफ प्रकृति है। मैं गर्मी के मौसम में अगर दही मट्ठा खा लेती हूँ दिन में, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं दिखाई देता, लगता नहीं है कि भाई। पर अगर मैं ठंडी के मौसम में ऐसे कुछ भी खा लेती हूँ दही मट्ठा, तो तुरंत साथ साथ वो रिएक्शन दिखता है उसका। तो ये यही चीज ऋतु का इसलिए बताया गया है, वही जो आपने बोला वही मैं समझाना चाह रही थी इसमें। यस मैम, आ गया समझ में। ये तीनों के हिसाब से आपको याद करना है। और आज जैसे अभी बताया मनोज पाल जी ने आपको, कफ का समन कब होता है ये याद आपको वैसे ही नॉर्मल रहेगा। ग्रीष्म का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कफ अपने आप तो पिघल जाएगा। क्रम इस से तरीके से वही कुछ कुछ याद चीजें आप याद रखना कर है ना सकते मैम, शिशिर बसंत हैं। अब ग्रीष्म। देखिए, यस। हाँ बस इसको आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा ऋतुओं को, और फिर इसको ये जो डायग्राम है जिस तरीके से बना है ऐसे याद कर लीजिएगा, बाकी जिसको वात जैसे जो है ये कंफर्ट बीच लगे में ही अपने में। रहेगा। हाँ जी। चलिए नीरज जी आगे कर दीजिए, इसको समझेंगे हम एक बार में ना। यहाँ यहाँ रुक जाइए, बस आप यहाँ रुकिए। यस। अब देखिए, अब हमने पढ़ा था कि किस रस दोष के साथ हमने रस का संदर्भ, रस पढ़े थे और दोष पढ़े थे कि कौन सा दोष है और कौन सा रस नहीं लेना चाहिए, कौन सा रस लेना चाहिए। एक तो ये चीज पेपर में पूछी जाती है, दूसरी पूछी जाती है इन द्रव्यों के हिसाब से कि कौन सा द्रव्य हम खाएं कि हमारा वात बढ़ जाता है, कौन सा द्रव्य हम नहीं खाएं कि हमारा वात घटता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अब ये देखिए, द्रव्य को बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, वात को बढ़ाने वाले बोलिए, कोई भी माइक ऑन करिए, उसके नाम पढ़िए ऊपर से। जी मैम, जी। वात को बढ़ाने वाले जो द्रव्य हैं वो रूक्ष बताए गए हैं, शीत और लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। यस मनोज पाल जी, ये आप ये बताइए, ये सारी चीजें आपने किसके गुण में पढ़ी थी, ये किसके गुण है। मैम अभी जो वो 20 गुण, 20 गुण जो थे पीछे वहां पढ़े थे ना। हाँ हाँ, तो पढ़ाई था। और आप ये बताइए कौन से महाभूत के गुण है ये बता दीजिए। किसी से मैच तो करते होंगे ना ये भी। जी जी। किससे मैच कर रहे होंगे, देखिए उसको समझ में आ जाएगा आपको। आकाश का है क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं, बताइए कौन सा मैम होता है, रुक्स ये कौन तो सा होता मुझे है। जल। वायु, वायु है। वायु के लग रहे हैं। यस। जी वायु। एक आप लोग ना इनको ऐसे याद करके रखिए। देखिए वायु की क्या आपको मैच नहीं लग हो रहे हैं ये सारे। हाँ जी हाँ मैम जी, वायु वायु से के ही लग रहे हैं। मैच कर रहे हैं। वायु और आकाश। कर दिए, अब कुछ आकाश के आ जाएंगे, कुछ वायु का। तो अब आपको याद रखना है, अगर आप इनके ये सारे गुण वाले आहार आप लेते हैं तो आपके वात दोष में वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, रुकिए, मैं आपको बोलूं जो वात, जिनको वात दोष होता है उनको, जिनको वात दोष होता है उनको कौन सा रस लेना चाहिए और कौन सा गुण का आहार लेना चाहिए, इसमें से अब आप देख के बताइए। अगर किसी को वात दोष है तो उसको कौन सा रस लेना चाहिए? मीठा, अम्ल और लवण। यस, 3 रस लेने चाहिए। और द्रव्य कौन सा लेना चाहिए? जी अंडरलाइन कर दीजिए इसको, सेकंड वाले को, वात के जो नीचे की साइड को बनाए साइन। यस, ये सारे गुण वाले आहार उनको लेने चाहिए, ये जिसपे नीरज जी ने भी टिक करा है। तो दो दो चीजें ना एक साथ भी पूछी जाती हैं। आपको मधु, अमल, लवण, इनमें से एक रस दे दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा गुरु, गुरु भी दे दिया जाएगा, और दो दो पूछ ले जाएंगे आपको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको उसमें रस भी देखना है और ये द्रव्य भी देखना है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चंस पेपर में। अब आप खुद ही सोचिए, जिनको वात दोष होगा तो उनको कैसे क्या क्या खाना चाहिए? स्निग्ध खाना चाहिए, उष्ण खाना चाहिए, गुरु खाना चाहिए, स्थूल खाना चाहिए, स्थिर खाना चाहिए। ये समझ में आ रही होगी। जैसे स्निग्ध है वो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि किसी की वात दोष है, यानी कि हड्डी के अंदर चिकनाहट की कमी हो गई है, तो उनको क्या खाना चाहिए? घी खाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना? जी मैम। बस आपको इसी तरीके से इन सब चीजों को याद रखना है। अब देखिए नीचे पित्त वाला, पित्त को जो बढ़ाने वाले हैं वो क्या क्या हैं, वो किसके गुण से मैच कर रहे हैं? अब ये बताइए। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अग्नि। किसी से तो मैच करी होंगी, अग्नि से। अग्नि से। ठीक है? अग्नि महाभूत से मैच करती है। और रस कौन सा बताया गया है इसमें? पित्त को बढ़ाने वाला रस कौन सा है? कटु रस है। लिखा है ना इसमें, कटु, अम्ल लवण। और लवण, लवण, कटु, अम्ल। तीनों आती है। तो आपको ये इस तरीके से याद रखनी है। अब पित्त को कम कौन कौन करेगा? कौन सा रस करेगा पित्त को कम, बताइए जल्दी से। मधुर, तिक्त, कसाई। मधु, तिक्त, कसाय। और गुण कौन से होते हैं पित्त को कम करने वाले? शीत होता है, मंद होता है, साद्र होता है। चलिए नीरज जी थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस, लास्ट में आ जाता है हमारा कफ। अब जो कफ को बढ़ाने वाले हैं ये किससे मैच कर रहे हैं? इसमें तो मिक्स करके आ रहा है, पृथ्वी और जल। दोनों मिक्स करके आ रहा है। गुरु भी होते हैं हमारे पृथ्वी, जल भी हमारा गुरु होता है। और दोनों के अंदर पृथ्वी और अब हमारे, मैंने आपको यहाँ बताया था कि कफ जो दोष होता है उसमें कौन कौन सा महाभूत आता है, अब ये बताइए आप। पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल। जल, जल पृथ्वी। आपको ये याद रखना है कि कफ दोष जो होता है उसमें 2 महाभूत आते हैं, पृथ्वी और जल। तो कफ में कौन कौन से ऐसे 2 तत्व होंगे जो उसको बढ़ाते हैं? भारी है कफ, तो पृथ्वी और उसके जल के इसमें गुण आ जाते हैं। और इसको कम करने वाले उसके अपोजिट हैं, लघु आप लेंगे, उष्ण लेंगे, कठिन लेंगे, रुक्ष लेंगे, कटु, चल, विषाद। ये लोग, आप लोग इसको छोटा छोटा ट्रिक बना लीजिएगा, पूरे भी याद नहीं होंगे ना। कुछ कुछ जो कॉमन चीजें हैं जो पूछी जा सकती है उनको याद रख लीजिएगा। बाकी एक एक बार पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक, जब सामने आते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य रूप से अग्नि व पित्त दोनों को समान माना जाता है, परंतु दोनों अलग अलग होते हैं। शरीर में हमारी अग्नियां कितनी बताई गई हैं? 13 प्रकार की। 13 प्रकार की। और शरीर में हमारे पित्त कितने बताए गए हैं? पित्त बताइए आप लोग। 5 प्रकार। नाम याद है किसी को? नाम बताइए। जिनको याद मेरे है याद है माइक, कुछ। माइक ऑन करिए, बोलिए। हेलो। हाँ जी। कुछ के याद है, मतलब पाचक, साधक, भ्राजक, रंजक, आलोचक। हाँ 5 ही तो है। ठीक है, कोई से छूटा नहीं ना इनमें? नहीं।
किसी को पाचक, सीक्वेंस में साधक, याद है? रंजक, पाचक और आलोचक। सीक्वेंस में याद है किसी को? जी मैम, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। यस, ये इनका सीक्वेंस है। अब इसमें यही बताया गया कि आप लोगों को इनको अलग अलग तरीके से समझना है, ताकि इनको अगर हम अलग समझेंगे तो ही वो उनकी ट्रीटमेंट्स जो दिया जाता है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। यस, अब वही जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे वही चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। इसको भी एक बार देख लेते हैं। गुरु, और कौन सा गुरु जो सॉरी कौन सा गुण होता है जो हमारे दोष में वृद्धि करता है और कौन सा उसको कम करता है? बहुत सारा हो गया ना ये, बढ़ना घटना कौन सा किस में आता है? गिचपिच टाइप नहीं हुआ हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? एक एक करके जब आप उसको खुद से भी पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब इसमें बताया गया है फर्स्ट, गुरु। गुरु रस जो होता है वो वृद्धि किसकी करता है? कफ की। और क्षय किसका करेगा? वात, पित्त और अग्नि। ये वही चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ी है ना, उसी की टेबल बना के आपको समझाया जा रहा है वही। आगे चलिए नीरज जी, इसको आगे कर दीजिए, ये वही है पूरा टेबल सही बताया गया, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब ये जो आया है रोगों का कारण, ये क्वेश्चंस पूछा गया था एक बार पेपर में कि प्रज्ञा अपराध में क्या क्या आती है। ऐसे 3-4 चीजें दे दी गई थी, उसमें से पूछा गया था। तो प्रज्ञा अपराध में 3 चीजें आती हैं, क्या? धी, धृति एंड स्मृति। अंडरलाइन करिए नीरज जी उनके ऊपर, तीनों के। हाँ, ये तीनों चीजें हमारी प्रज्ञा अपराध में आती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्या आता है? इसमें लिखा है कि भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब सभी शारीरिक और मानसिक दोष कुपित हो जाते हैं। यानी बुद्धि, धृति यानी हमारा धैर्य, स्मृति यानी स्मरण करने की क्षमता। ये बातें और हमने किस में पढ़ा है? इसी तरह से मिलती जुलती बात बताइए, किस ग्रंथ में हमने ये बात पढ़ी है? मैं भगवत गीता में। यस, भगवत गीता में जो पढ़ा था हमने, ये भी उसी तरीके की बताई गई है यहाँ पे। लास्ट उसमें भी बताया गया था ना कि जब हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो प्रज्ञा अपराध में तीनों चीजें आती हैं। आपको इनको याद रखना है तीनों का। इन अशुभ कर्मों को प्रज्ञापराध कहते हैं। जो प्रज्ञापराध करेगा उसके शरीर और स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोगग्रस्त हो जाएगा। बस प्रज्ञापराध इतना ही है। आगे करिए नीरज जी उसको। इन तीनों चीजों का आपको याद रखना है, तीनों नाम अभी बताया गया। देखिए, दोष और प्रकृति 7 प्रकार की बताई गई है। क्या हुआ है? हाँ। अब इसमें हमने ये प्रकृति पहले भी पढ़ा है ना, 7 प्रकार की। इसमें पहली और एक एक तो हमारी सिंगल आ जाएगी। वात प्रकृति। वात प्रकृति का मतलब क्या समझते हैं आप बताइए? मैंने बताया था उस टाइम आपको कि वात प्रकृति है तो आप क्या मानेंगे कि उसके शरीर में सिर्फ वात दोष है, ये बात है? ये क्या है? बिल्कुल दुबले पतले। हाँ, पतले। इसका मतलब ये नहीं है कि वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके शरीर में सिर्फ वात दोष है। दोष हमारे शरीर में तीनों होते हैं, बट जिसकी जो प्रकृति होगी उसके अंदर उसकी प्रधानता होगी। यानी वात प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर क्या है? वात जो दोष है वो ज्यादा है। ठीक है। पित्त प्रकृति का मतलब है कि उसके अंदर पित्त दोष की प्रधानता है। कफ प्रकृति का मतलब होता है कि उसके अंदर कफ दोष की। अब दोनों दो मिक्स होके आते हैं, वात और पित्त, वात और कफ और पित्त। लास्ट आता है हमारा वात पित्त कफ। इन तीनों को क्या बोला जाता है? सन्निपातज।
ये पूछा गया था कि क्या नाम दिया जाता है जब हमारे तीनों अवस्थाएं, तीनों दोष जो होते हैं वो समरूप में होते हैं, तो उसको क्या बोला गया है? तो क्या बोला जाता है उसको? सन्निपातज। ये लिखा है, ये पूछा गया था। तो आपको इनको याद रखना है, जिसके अंदर दो दो दोष की प्रधानता होगी उसको क्या बोला जाएगा? द्विदश प्रकृति और त्रिदोषज प्रकृति। इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। आगे देखिए, सत्व तथा मानस प्रकृति के आधार पर, ये भी एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें कितने प्रकार की प्रकृति बताई गई है? 16 प्रकार की। उसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि कितने प्रकार की प्रकृति बताई गई है? 16 प्रकार की। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? सात्विक यानी 7 प्रकार, ठीक। राजसिक में आ गए हमारे 6 और तामसिक में आ गए 3, ठीक। सात्विक में 7 याद रहेंगे आपको। उसके बाद तामसिक में देखो नीचे भी 3 ही आ रही है, सॉरी मतलब तामसिक को ऐसे ले लेंगे ना, कैसे याद करना है आपको? तीसरे नंबर पे आता है 3 आता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी बीच वाला है 3 भी तो तैसे ही है हाँ, मैम। उससे भी याद कर लेंगे। तामसिक 3, सात्विक 7, ऐसे भी याद कर लेंगे। और यार रही इनकी नाम की बात, नाम अब ऐसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं इनके बारे में, बट फिर भी एक एक बार आप इनको देख लीजिएगा। नॉर्मल इतनी बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाएगा वो। चलिए आगे कर दीजिए नीरज जी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपकी पंचकर्मा का ये पार्ट है। ये पंचकर्मा में आता है। पंचकर्मा में पहले 5 कर्म बताए गए हैं। 5 पंचकर्मा यानी 5 कर्म। वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ठीक है। वमन तो हमें पता है। विरेचन क्या होता है? पता है किसी को विरेचन के बारे में? लूज पीछे भी मोशन। हाँ, लूज मोशन। घी वही के होता है, साथ आपको औषधि औषधियाँ खिलाते हैं। हाँ, आपको औषधियाँ खिलाई जाती है। और जैसे हम संघ प्रक्षालन करते हैं ना, वही सेम उसी तरीके, सेम नहीं होता, मतलब अलग अलग प्रोसेस है पंचकर्मा और थोड़ा अलग है। बस्ती वही होता है। बस्ती को, अच्छा मॉडर्न के हिसाब से बस्ती को क्या बोला जाता है? एनीमा। एनिमा। 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 क्योंकि बस्ती तो अब जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है वो कहाँ बस्ती है? एनिमा। नस्य क्या होता है? नस्य जैसे हमारी नस्य का मैच जो करता है हमारी जल नेति, जल नेति रबड़ नेति करते हैं। पंचकर्मा में नस्य में क्या होता है कि आपके नाक के अंदर औषधियां डाली जाती है और आपको जैसे वमन करते हैं ना, इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स को प्रेस करा जाता है, मसाज कराई जाती है, फिर आपको उल्टी कराई जाती है। वो एक प्रोसेस होता है। नस्य में आपको ज्यादा नहीं देखना। रक्त मोक्षण यानी कि हमारे रक्त की शुद्धि करी जाती है। पता है वैसे आपको रक्त मोक्षण जो होता है ये नेचुरल तरीके से इसमें क्या यूज करा जाता है, अगर नेचुरल होता है तो? ब्लीच। मैम जी वो लीच जोक बोलते हैं ना उसको। तो जिसको बोला जाता है वही। और वैसा आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं पता है? मैम एक कप की आकृति का एक वो होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे करते हैं शायद। वैक्यूम लगाया जाता है आपको, वहां पे हमारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद कट करके उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है। मैम ये इसको हो कप गया थेरेपी बोलते हैं ना? उसको। ये मैं ठीक मुझे है। इस बारे में नहीं कप पता। थेरेपी बोलते हैं रक्त मैम इसको। मोक्षण किस कंडीशन में करते हैं? जब ब्लड हमारा, हमें पता होता है कि हमारे खून की शुद्धि के लिए करना होता है, खून की सफाई के लिए करते हैं। मैडम अभी नीडल का भी उपयोग कर रहे हैं ना, वो क्या रहता है? जी, निडल 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 पर अभी एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर जैसा। वही चीज है। वो एक्यूपंक्चर। पहले में क्या करते हैं, मैंने उसमें एक बार देखा था उसको, वैक्यूम जो होता है उसको लगा दिया जाता है आपके ऊपर, मतलब जहां से भी आपको अपना ब्लड निकालना है, वैक्यूम के बाद वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, फिर उसमें कट लगाया जाता है और उस कट के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है। कट बोले तो समझ में नहीं आया मुझे। तो वही निडल चुभा दी जाती है। अच्छा निडल से, हाँ निडल से तो निकाला तो हाँ वही। वही देख। हाँ निडल बोल रहे हैं अभी, निडल थेरेपी। हाँ वही होता है। अब इसमें क्या होता है, हाँ, इसके 3 क्रम बताए गए हैं। हल्का सा नीचे करिए नीरज जी, ऊपर लिखा है जो वो पढ़ना है। फर्स्ट इसमें क्या होता है, हमारे पंचकर्मा में सबसे पहला कर्म होता है हमारा पूर्व कर्म। हल्का सा नीचे करिए, ऊपर सबसे ऊपर लिखा है वो। यस, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में क्या होता है, वैसे इसके सामने भी 2 और चीजें आती हैं, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। इन सब के बारे में पता है किसी को? अगर किसी को पता है तो बताइए। टाइम, ओके। कुंज बिहारी जी, आज आपको टाइम बड़ी जल्दी याद आ गया।
स्नेहन और स्वेदन में जो भी पंचकर्म क्रिया देने से पहले जो उसकी बॉडी पे मसाज की जाती है उसे स्नेहन कहते हैं, और उसको हीटिंग जो दी जाती है उसको जो है स्वेदन कहते हैं। यस, वही स्नेहन का मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। स्नेहन में मतलब क्या, उसकी बॉडी की चिकनाई करने, जैसे हमारे बोला जाता है कि योग अभ्यास हम इतना करते हैं तो योग अभ्यास के साथ हमें घी लेना चाहिए, ताकि हम इतना मुड़ते हैं तो हमारी हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्वेदन का मतलब होता है कि अगर हम हमें बिना वो वार्म अप कराए बोलते जाइए चक्रासन लगाइए या फिर कोई भी धनुरासन लगाइए तो क्या होगा, हड्डी टूटने का खतरा रहेगा ना। स्वेदन का मतलब वही स्वेटिंग इतनी मतलब हीट आपकी बॉडी में होना चाहिए, तो पंचकर्मा करने से पहले भी ये चीजें करी जाती हैं। फिर उसके बाद मैम हाँ जी, इसमें क्या स्टीम देते हैं क्या इसमें? उसमें अलग अलग तरीका हो सकता है, आपको स्टीम भी दिया जा सकता है पंचकर्मा में। अगर जिन लोगों को स्टीम नहीं देते तो उनको चादर के थ्रू चादर उड़ा के वो वैसे भी किया जा सकता है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उनको डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता स्टीम। अलग अलग तरीका होता है, हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो चीज दी जाती है उन्हें। ओके मैम। फिर आते हैं प्रधान कर्म। प्रधान क्रम में वही आ जाएंगे हमारी वमन विरेचन वस्ती नस्य रक्त मोक्षण। उसके बाद आता है तो मैम पश्चात कर्म। ये जो बताया आपने पंचकर्म, ये हाँ जी, पंचकर्म करने से पहले हमें ये स्नेहन और स्वेदन करना है, उसके हाँ जी, बाद हर पंचकर्म करना है। यस, ये जो 5 कर्म दिए गए इनमें से आपको कोई भी अगर कराना है तो आप लोगों को पहले दीपन, इससे पहले भी 2 शब्द आते हैं, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन। इन चारों प्रोसेस को आपको करना होता है। वही चीज है, हम लोगों को आसन लगाने से पहले क्या बोला जाता है, थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, थोड़ी ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइज हैंड रोटेशन टाइप कैसी चीजें करिए। बोलो आपको, मैं बोलूँ आपको जाते ही कि आप पूर्ण वो लगाइए पूर्ण धनुरासन, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले अपना हैंड रोटेशन करेंगे, आपके शोल्डर ओपन होने चाहिए। बिना बिना शोल्डर ओपनिंग के आप कर लोगे धनुरासन, नहीं कर सकते। तो उसी में हुआ है कि उनकी तैयारी जिसको बोला गया है, वही पूर्व कर्म है। ओके मैम, ओके। उसके बाद प्रधान कर्म यही होता है, इनको प्रधान कर्म बोला गया है पांचों को। मैम इसका सीक्वेंस क्या है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म? हाँ, यही सीक्वेंस है इनका, पहले हम पूर्व कर्म करेंगे फिर प्रधान कर्म होगा। पश्चात कर्म में क्या क्या आता है हमारा, पश्चात कर्म में 3 चीज आते हैं, संसर्जन कर्म, फिर आता है समन कर्म, रसायन। इसमें मतलब वही है संसार, इन्हीं जो पश्चात कर्म होता है इसमें आपको वमन करा दिया गया है। वमन के बाद बोला जाता है ना हम लोगों को भी कि आपने वमन कर लिया, जाके आपको ऐसा कोई आहार नहीं लेना है। नॉर्मल छोड़िए, हम लोगों को संघ प्रक्षालन कराया जाता है। संघ प्रक्षालन के बाद क्या बोला जाता है, बताइए कोई भी। खिचड़ी। खिचड़ी खाने खिचड़ी के खिचड़ी लिए। खाने के लिए बोला जाता है, उससे घी घी वाली। के घी के खिचड़ी साथ खा, खिचड़ी खाना रहता है। हाँ, तो जब हम लोग पंचकर्मा में ही कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें इनका उसका और भी कठिन नियम होता है कि आपको पहले दिन, ऐसा इसमें तो पूरा नहीं दिया गया है आपको कौन सा आहार लेना है। पहले पहले दिन आप सिर्फ आपको मूंग की दाल का पानी पीना है, आपको दाना भी नहीं खाना है। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक आप वही लेंगे, फिर आप मूंग की दाल वाला पानी पियेंगे, उसके बाद आप उड़द दाल खाएंगे। ऐसी चीजें है उसमें, बहुत सारे नियम है उसके। अब देखिए इसको आप यहाँ, ये बस सिंपल ही है ही, तो इसको देख लीजिएगा कि अगर हम षटकर्म और पंचकर्मा इन दोनों का रिलेशन देखें तो कौन कौन सा मैच करता है। भौतिक क्रिया जो है हमारी, और हमारा जो पंचकर्मा का आता है वमन, ठीक, बस्ती बस्ती होती है। नेति मैंने बताया था आपको, नेति हमारे नाक की क्रिया होती है। पंचकर्मा में नस्य जो होता है वो भी हमारा नासिका वाला नस्य जो होता है, ये भी हमारा नाक के अंदर आपके द्रव्य डाला जाता है। आपने सुना होगा अनु तेल, सुना है किसी ने, ऐसे कोई वैसे द्रव्य उसमें डाले जाते हैं। यस ग्राटा, मैम सुना। हाँ जी, वो इसमें यूज करा जाता है। मैम घृत नेत्ति की जाती है नोली ना, का, नेत्ति के बाद में। हाँ जी, नोली में आता है आपका स्नेहन, कपालभाति में आपका वही स्वेदन और रक्त मोक्षण। चलिए ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। यहीं तक ही करते हैं आज। आप लोगों को जो ये दोष ये सब इनके बताए गए हैं उसको आप लोग कल अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल आपको पूछेगा इसी से रिलेटेड, एकदम टिप्स पे याद करके आइएगा ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मन शांत।
शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्मेयासुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू मैम। थैंक